दो समुच्चयों ए और बी में संबंध कैपिटल आर, ए और बी के कार्तीय गुणन ए गुणा बी। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं संबंध का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2 चल रही है अपनी। और आज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। 2.1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बता देते हैं। कार्तीय गुणन पढ़ा था उस क्लास में। कार्तीय गुणन क्या होता है वो आप इस वीडियो से पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक दे भी रखा है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि ए और बी दो समुच्चय हैं तो उनका ए गुणा बी या बी गुणा ए लिखें तो ए गुणा बी का मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से कार्तीय गुणन होगा तो क्रमित युग्म बनेंगे। क्रमित युग्म में प्रथम घटक अगर एक गुणा बी लिखते हैं तो प्रथम घटक ए से लिया जाता है और दूसरा घटक बी से लिया जाता है। ये कार्तीय गुणन था। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में, वही संबंध एवं फलन, और टॉपिक अपना होगा संबंध। ओके, तो देखिए संबंध क्या होता है। कार्तीय गुणन का ही उपसमुच्चय होता है और कुछ भी नहीं है। ओके, कार्तीय गुणन क्या होता है कि ए और बी कोई भी दो समुच्चय हैं, उनके अवयवों को गुणा करके क्रमित युग्म बनाते हैं। तो उनमें से ही उन क्रमित युग्मों में कोई संबंध स्थापित कर दिया जाता है। तो ये एक, देखिए कैसे, जैसे आर हम लें, संबंध को हम आर से व्यक्त करते हैं। ए बराबर हमने ले रखा है 1 2 3 4, ओके, और बी बराबर हमने ले रखा है 5 6 7 8 9 10, ओके। तो हमने एक संबंध स्थापित कर दिया कि कोई भी क्रमित युग्म है, उस संबंध को हम सामान्यतः आर से व्यक्त करते हैं। आर मतलब कैपिटल आर, ये रिलेशन वाला, और ये क्रमित युग्म के रूप में रहेगा। और क्रमित युग्मों में संबंध क्या है कि x इक्वल टू y/2 या y इक्वल टू 2x, ओके, जहां पर x हम लेंगे कैपिटल A में से और y लेंगे कैपिटल B में से। ये संबंध हमें दे रखा है। तो ये जो संबंध है ना, ये कार्तीय गुणन का ही एक उपसमुच्चय होता है। तो देखिए कैसे, बाद में परिभाषा की बात करेंगे हम, पहले समझ लेते हैं कि संबंध ज्ञात कैसे किया जाता है। हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ओके, हमें संबंध क्वेश्चन में दिया होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें रोस्टर रूप में दिया होता है तो हमें संबंध बनाना होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि संबंध हमें दिया होता है उसको रोस्टर रूप में लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आर दे रखे हैं क्रमित युग्म के रूप में। क्रमित युग्मों में संबंध है कि y इक्वल टू 2x, मतलब y 2 का x का 2 गुना है, ठीक है। y x का 2 गुना है, x के 2 टाइम्स है। x कहां से लेना है, a में से लेना है, और y कहां से लेना है, b में से लेना है। अब देखिए, अब इसमें हम जानते हैं कि a और b का अगर कार्तीय गुणन करें, a और b का कार्तीय गुणन करें तो कितने अवयव होंगे, 4 तो इसमें होंगे, 3 और 3 6 इसमें, तो 6 चौक 24 हो जाएंगे। 4 और 6 को गुणा करेंगे तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक से गुणा होगा। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, फिर ऐसे 2 का, ऐसे 3 का, ऐसे 4 का, तो 24 क्रमित युग्म हो जाएंगे, ओके। अब यहां पर हम बात करें आर, तो यहां इस संबंध को देखते हुए हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, क्रमित युग्म बनाने हैं, ठीक है। तो यहां से आर कैसे बनेगा, देखिए y बराबर 2x है, x कहां से लेना है, a में से, तो x बराबर 1 पर y बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 1, कितना आ रहा है, 2। अब ये जो y का मान 2 प्राप्त हुआ है वो b में है या नहीं, ये देखना है, वो b में है या नहीं। b में नहीं है तो इसका मतलब ये देखिए कैसे लिखते हैं, अतः 1 का संबंध 2 से नहीं होगा। 1 का संबंध 2 से नहीं होगा, मतलब ये आर है ना, ये एक तरह से समुच्चय होता है क्रमित युग्मों के रूप में। तो 1 का संबंध 2 से, x का मान 1 रखा तो y का मान 2 आ रहा है, लेकिन y का मान 2 b में है नहीं, तो क्या लिखेंगे कि 1 का संबंध 2 से इस समुच्चय के अनुसार नहीं होगा। वैसे तो होगा, लेकिन हमें
बी का वाई का मान इसमें से लेना है, वो है नहीं तो होगा भी नहीं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2, 1 का संबंध 2 से अगर नहीं है तो काट देंगे, अगर होगा तो नहीं काटेंगे, सीधी सी बात है। ओके x बराबर 2 पर देखिए, x बराबर 2 पर y का मान क्या होगा, 2 इंटू 2 बराबर 4। 4 है क्या इसमें, नहीं है। y का मान 4, नोट एलिमेंट ऑफ b, यहां पर भी आप लिख सकते हो नोट एलिमेंट ऑफ b। ओके, अतः 2 का संबंध 4 से नहीं होगा, सीधी सी बात है, या 2 नॉट रिलेटेड 4। ओके, अब यहां से देखिए x बराबर 3 पर, आगे देखिए x बराबर 3 पर y का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 6। अब ये 6 b में है क्या, ये रहा है, तो यहां पर 2 का संबंध 6 से होगा, ठीक है, सॉरी 3 का संबंध 6 से होगा। 3 6 एलिमेंट ऑफ r इस दिए गए संबंध के अनुसार, या 3 रिलेटेड 6, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब x बराबर 4 पर देखिए, x बराबर 4 पर क्या होगा भाई, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4, x की जगह 4 रख दीजिए, 8। अब 8 इसमें है क्या, बिल्कुल है, आराम से देख सकते हो आप। तो यहां पर b का अवयव है, अतः 4 का संबंध 8 से होगा। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4r 8। ओके, तो यहां से अपने पास कौन कौन से क्रमित युग्म आ गए, अतः r बराबर क्या क्या आ गए, 3 6 दिए गए संबंध के अनुसार, वैसे तो पता नहीं क्या क्या बनेंगे, उससे मतलब ही नहीं है, दिए गए संबंध के अनुसार 3 6 और 4 8 ये अपने पास बन रहे हैं। ओके, ये बन रहे हैं अपने पास, तो ये हो गया r। अब r की परिभाषा क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से, ठीक है, परिभाषा इधर देखिए, बिल्कुल आप लोग लिख लेना, यहां पर मैं बोल रहा हूं बस। ओके, तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी वो देखिए, किसी अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए से अरिक्त समुच्चय कैपिटल बी। अब अरिक्त तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना अवयव के, भाई रिक्त हो जाएगा, बिना अवयव के तो हम संबंध कैसे स्थापित करेंगे, होना तो चाहिए, ठीक है। तो किसी अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए से अरिक्त समुच्चय कैपिटल बी में संबंध, यहां आप कोमा लगा सकते हो, कार्तीय गुणन a गुणा b का एक उप समुच्चय होता है। अभी हम बात कर रहे थे, देखो हमने क्या लिया था, a बराबर हमने लिया था 1 2 3 4, और b बराबर हमने लिया था 5 6 7 8 9 10, और हमने संबंध स्थापित क्या किया था कि r एक क्रमित युग्म xy के रूप में है, जहां पर y x का 2 गुना है, और x a में से लेना है और y b में से लेना है। ओके, ये था अपने पास दो अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी, और उनके मध्य में एक संबंध r क्रमित युग्म के रूप में था, जहां पर इन दोनों क्रमित युग्मों के मध्य एक संबंध था कि y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड y ऑल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, है ना। तो यहां से देखिए, अपन हल करने के बाद यहां से जैसे 1 का 2 से संबंध है बिल्कुल है, लेकिन यहां पर जो 2 आ रहा है वो b में नहीं है। ऐसे ही 2 का संबंध 4 से बिल्कुल है, लेकिन 4 b में नहीं है, तो इसके अनुसार जो यहां लेने वो नहीं होंगे, ठीक है। अब 3 का संबंध 6 से है, 3 यहां पर है, 6 यहां पर है, बिल्कुल होगा। और 4 का संबंध 8 से है, 4 यहां पर है, 8 यहां पर है। अब 5 यहां पर है ही नहीं, तो लेंगे नहीं आगे, तो अपने पास r प्राप्त हो गया था 3 6 और 4 8, ठीक। अब परिभाषा की हम बात कर रहे थे कि किसी अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए से अरिक्त समुच्चय कैपिटल बी में संबंध, ठीक, ये आ गया अपने पास। हल करने के बाद ये हमें दिया गया था, हल करने के बाद ये आ गया कार्तीय गुणन एक गुणा बी। अब कार्तीय गुणन को हम रिपीट नहीं कर सकते, इतना थोड़ा सा बता सकता हूं, जो अभी शुरू हुई थी क्लास वहां पर भी बता दिया था। कार्तीय गुणन क्या होगा कि यहां पर 4 अवयव है, यहां पर अपने पास 6 अवयव है। ओके, अब 4 गुणा 6 कितने अवयव होंगे, 24 होंगे, है ना। और 24 में क्या होगा, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10, और 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10, ये हो गए आपके 24 अवयव। तो ये है ना, ये भाई साहब 3 और 6 3 6 और 4 8, तो 3 6 और 4 8 उनमें होंगे ही होंगे, ठीक है।
तो मैंने पहले ही कहा था कि बेटा कि भाई अपनी क्लास का क्या रूल रहेगा कि अपने को ये नहीं देख के चलना कि होता है, हम ये कर रहे हैं कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो कार्तीय गुणन a गुणा b का एक उपसमुच्चय होता है। ये आ गया अपने पास 3 6 4 8, कार्तीय गुणन में अपने पास 24 अवयव थे, तो यहां से 3 6 और 4 8 उसमें होंगे ही होंगे। तो बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि उसका एक उपसमुच्चय, क्योंकि ये प्रत्येक अवयव उसमें होंगे। आपको पता है उपसमुच्चय की परिभाषा कि a b का उपसमुच्चय होगा यदि a का प्रत्येक अवयव b में है, तो इसका प्रत्येक अवयव a गुणा b में होगा ही होगा, ठीक है। यह उपसमुच्चय a गुणा b के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। यह उपसमुच्चय यहां पर आपको मान लगा सकते हो a गुणा b, कार्तीय गुणन a गुणा b के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक, प्रथम कौन सा, ये रहा, द्वितीय ये रहा, इनके मध्य एक संबंध स्थापित क्या कर दिया हमने, y इक्वल टू 2x। तो यहां से एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ओके, ये हो गया अपने पास संबंध। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि संबंध के प्रांत, परिसर, सहप्रांत ये क्या होते हैं। तो देखिए यहां से हम जान लेंगे, इसको मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिटा देना चाहिए, ये कोई अब काम का नहीं है। अपने पास r जो है उसको रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए संबंध, यहां पर अलग से टॉपिक डाल देंगे, संबंध आर का प्रांत। ओके, देखिए आर का प्रांत क्या होता है। ये अपने पास क्रमित युग्म है, ठीक है, ये अपने पास क्रमित युग्म है। तो इनमें क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों, प्रत्येक क्रमित युग्म का प्रथम घटकों का समुच्चय आर का प्रांत कहलाता है। क्या कि संबंध आर का प्रांत आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय कैपिटल आर का प्रांत कहलाता है। अतः यहां लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे उसको। अतः आर का प्रांत क्या हो जाएगा, ये है ना प्रथम घटक 3 और 4, ये हो जाएगा इसका प्रांत। ओके, ये हो जाएगा बिल्कुल। तो आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय उसका प्रांत कहलाता है। तो 3 और 4 इसके प्रांत के हो जाएंगे। अब परिसर के मेरे हिसाब से इसको भी मिटा देना चाहिए, आप इनको लिख लीजिएगा। अब परिसर देखिए, अतः आर का प्रांत यहां लिख लेते हैं, अतः आर का प्रांत 3 4। ओके, अब परिसर देखिए, आर का परिसर, ये जो बच गए हैं वाई वाले, जो एक्स घटक है वो तो क्या होंगे, प्रांत के, और जो वाई घटक है वो परिसर के हो जाएंगे। तो आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का परिसर कहलाता है। ओके, मैं जगह की कमी की वजह से परिसर को यहां लिख रहा हूं, आपको अगली लाइन में लिखना है। अतः आर का परिसर क्या हो जाएगा, जो द्वितीय घटक है वाई घटक है उनका समुच्चय 6 और 8, ये इसका परिसर हो जाएगा। ओके, अब इससे आगे देखिए, प्रांत हो गया, परिसर हो गया। अब ये क्या है, ये तो इस एक चीज और होती है सहप्रांत, ठीक है। सहप्रांत क्या होता है कि आर अगर ए से बी में, ए बी, ठीक, ए बी, तो ये है ना बी इसका सहप्रांत कहलाता है, ठीक है। ये जिसमें से वाई घटक लिया जाता है ना वो सहप्रांत कहलाता है। ओके, तो आर का सहप्रांत क्या होगा वो देखिए, इसको भी मिटा देते हैं। तथा आर का सहप्रांत
जिसमें से y घटक लिया जाता है वो कहलाता है। अब देखिए एक बात गौर करने वाली है यहां पर कि ये सहप्रांत 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया और परिसर 6, 8 है। और परिसर क्या होता है? हम जानते हैं कि y घटकों का समुच्चय, जो भी संबंध अपने पास प्राप्त होता है क्रमिक युग्मों के रूप में, उनके y घटकों का समुच्चय इसका परिसर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि y घटक इसमें से लिया जाता है। तो भाई सीधी सी बात है कि परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा। अतः परिसर सबसेट ऑफ सहप्रांत, ओके, ये इसका सहप्रांत का उपसमुच्चय हो जाएगा। ओके, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा एक बार और फिर से जान लेते हैं। यहां पर जैसे 3, 6 और 4, 8 थे, है ना। तो ये जो द्वितीय घटक है ना, y घटक, प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब 3 का प्रतिबिंब 6 होगा और 4 का प्रतिबिंब 8 होगा। ओके, अब हमने संबंध R के बारे में पढ़ लिया है, उसका प्रांत पढ़ लिया है, परिसर पढ़ लिया है, सहप्रांत पढ़ लिया है और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि इसको रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप दोनों में लिखा जा सकता है। अभी हम जो लिख रहे थे R बराबर ये जैसे लिखा था हमने, ये y इक्वल टू 2x, ओके, x a में से लिया जाएगा और y b में से लिया जाएगा। तो ये है इसका समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या है? इसका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। और ये जो हमने प्राप्त किया था 3, 6 और 4, 8, ये है ना, ये इसका रोस्टर रूप कहलाता है। ओके, अब इसको देखिए, वेन आरेख को इनको तीर के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे ये A था, ये B था, ये A में क्या क्या था? 1, 2, 3, 4 और इसमें था 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ओके, तो किस किस का संबंध किससे था? 3 का किससे था? 6 से था और 4 का 8 से था। तो इनको इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे जानते हैं भाई, कुछ एक टिप्पणी लिख लेते हैं। तो एक टिप्पणी क्या है कि पहली ए से ए में संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। भाई कई बार क्या होता है कि हमें केवल एक ही समुच्चय दिया होता है, कई बार एक ही समुच्चय दिया होता है और संबंध दे दिया होता है। तो हमें क्या करना होता है कि ए भी उसी में से लेना है, बी भी उसी को मानना है। मतलब x का मान भी उसी में से लेना है और y का मान भी उसी में से लेना है ना। मतलब सीधी सी बात है, सहप्रांत भी वो खुद ही हो जाएगा। प्रांत के लिए जो x के अवयव लेने हैं वो भी उसी में से लेने हैं। दूसरी बात यह है कि संबंधों की संख्या, तो मेरे भाई ये संबंधों की संख्या है ना, ये उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर ही होती है। किसके बराबर ही होती है? उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर ही होती है। कि कैसे? जैसे उपसमुच्चय, देखो उपसमुच्चय क्या होता है कि ए में 5 अवयव है तो ए के उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर 5 थी, क्योंकि आपको बता रखा है पहले से कि उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n होती है। तो ए में अगर 5 अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर 5 होगी। और अगर बी में 4 अवयव हैं, ठीक है, ए में 5 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 20। तो इसमें संबंधों की संख्या भी उतनी ही होती है, कुल संबंधों की संख्या, कि जितने भी हम संबंध बना सकते हैं वो उपसमुच्चय की कुल संख्या के बराबर होता है। ओके, तो इसमें संबंधों की संख्या भी उतनी ही हो जाएगी जितनी उपसमुच्चयों की संख्या होती है। तो यदि ऐसे लिख सकते हो आप, एन ए बराबर 4, एन बी बराबर 5, तब एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 4 गुणा 5 बराबर 20 हो जाएंगे, ठीक है। तब ए से बी में कुल संबंधों की संख्या
ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर हो जाएगी ए से बी, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर। तो अगर इनको सूत्र के रूप में लिखें तो पहले आप ये लिख सकते हो कि यदि एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्यू, मतलब एन ए में अवयवों की संख्या पी है, बी में क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा पी क्यू। तो सूत्र के रूप में तो ये लिख रहे हैं, तब ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, ये उतना हो जाएगा। और अगर आप वैसे लिखना चाहो एज एन एग्जाम्पल, तो यहां जैसे अभी हम 4 मान रहे थे, यहां पर 5 मान रहे थे, मतलब इसको तो आप पहले लिख लेना। ठीक है, इसको तो आप पहले लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे एज एन एग्जाम्पल लिखो तो 4 और यहां पर लिखो 5 और ये हो जाएगा 4 इंटू 5। ठीक है, तो यहां से हो जाएगी इतना तो लिखना ही है 2 की पावर 20। ये हो जाएगी उप समुच्चयों की संख्या। तो जितना भी हमें समझना था इसमें वो हमने समझ लिया। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अलग जानिए। मैंने एनसीईआरटी का नाम क्यों लिया है पहले, थोड़ा सा जानने से पहले, कि अब जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग, वो एनसीईआरटी में नहीं है अपने। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, आप उसको एक्स्ट्रा में मान के पढ़ें। अगर वो एग्जाम के हिसाब से, वैसे आपको जानना ही चाहिए, लेकिन एग्जाम के हिसाब से अगर आप तैयारी करो तो सीधी सी बात है, अब जो पढ़ा रहा हूं उसको नहीं देखना आपको एग्जाम के हिसाब से। और वैसे तो आपको जानना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तो आपको जानना है, लेकिन अपने बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से उसको नहीं देखना है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम संबंध के बारे में। तो मैंने अभी पहले ही कहा है कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे आपको जानना है बस। एनसीईआरटी के एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो तो उस टाइम नहीं देखना है, बाकी वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको जानना है। प्रतिलोम संबंध क्या होता है कि संबंध आर जो हमने पढ़ा है उसी का प्रतिलोम, उसी का उल्टा, मतलब x घटक तो y घटकों में बदल जाएंगे और y घटक x घटक के रूप में बन जाएंगे जैसे। और इसको व्यक्त कैसे करते हैं, प्रतिलोम संबंध को R इनवर्स द्वारा लिखा जाता है, जबकि R इनवर्स होता क्या है वो देखिए। अभी हमने R क्या लिखा था, इधर देख लीजिए एक बार, 3 6 4 8। ओके, तो x घटक y घटक के रूप में, y घटक x घटक के रूप में, तो R इनवर्स हो जाएगा 6 3 और 8 4। अब देखिए R इनवर्स का प्रांत क्या हो जाएगा, 6 8, और R इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा 3 4। ओके, अब देखिए भाई R इनवर्स का प्रांत 6 8 हो गया, और अभी हमने पढ़ा था कि ये तो क्या था R का परिसर, तो R इनवर्स का प्रांत है ना वो R के परिसर के बराबर ही हो जाएगा। ओके, और इसका R इनवर्स का परिसर हमने पढ़ा है 3 4, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 3 4 R का प्रांत है, तो बिल्कुल उल्टा ही रहेगा इसमें। R इनवर्स का प्रांत R के परिसर के बराबर और R इनवर्स का परिसर R के प्रांत के बराबर रहेगा। ओके, अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में सब कुछ पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, जिसका पहला क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए कि a बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 डैश डैश 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक की सारी संख्याएं हैं, और उसमें हमें संबंध r दे रखा है x y, और संबंध क्या है इसमें कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, जहां x और y दोनों ही किस में से ले रखे हैं, ये हमने पहले भी बात कर ली थी कि जब एक ही समुच्चय दिया होता है तो x और y दोनों उसमें से लेने होते हैं। ठीक है, और यहां पर इसने कह भी दिया, अगर नहीं भी कहता तो हमें उसी में से लेने होते हैं। ओके, द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखिए। ओके, तो भाई a से a में है तो सीधी सी बात है सहप्रांत तो यही होगा। ओके, अब देखिए यहां पर हमें r दे रखा है, सॉल्यूशन देखिए इधर हमें r दे रखा है कि r का मान
थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 द्वारा निर्धारित होगा। तो यहां 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 से 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा, y को उधर ले जाएंगे तो, और या y बराबर हो जाएगा 3x। ओके, अब यहां पर देखिए तो x बराबर 1 पर y बराबर क्या होगा, 3 गुणा 1 बराबर 3। तो ये 3 a में है क्या, है, बिल्कुल है। अतः 1 3 r का अवयव होगा। मतलब x का मान 1 रखने पर y का मान 3 आ रहा है, तो x का मान 1 और y का मान 3 दोनों इसमें है क्या, अगर है तो r में होंगे। x बराबर 2 पर y बराबर देखिए कितना आएगा, 3 गुणा 2 बराबर 6। अतः 2 6 भी r का अवयव होगा, क्योंकि 6 इसमें है, 6 यहां पर है। ठीक, x बराबर 3 पर y बराबर 3 गुणा 3 बराबर क्या आएगा, 9। अतः 3 कोमा 9, क्यों, क्योंकि 9 इसमें है। x बराबर 4 पर y बराबर 3 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 12। अतः 4 12 भी r में होगा। x बराबर 5 पर y बराबर कितना आएगा, 3 5। ओके, ये कितना आ जाएगा, 15। लेकिन 15 a का अवयव नहीं है। अतः 5 और 15 ये r के अवयव नहीं होंगे, तो यहां पर काट दीजिए। ओके, अब देखिए, अब भाई 5 रखने पर y का मान 15 आया और यहां पर अपने पास 14 तक है। ओके, 5 रखने पर 15 आ रहा है, यहां पर अपने पास 14 तक है, तो 15 a में है नहीं, तो यहां पर 5 का 15 से कोई संबंध नहीं होगा। और अब अगर 5 का ही संबंध नहीं है तो 6 रखना एक तरह से बेवकूफी होगी, क्योंकि 6 ते 18 होंगे और 18 तो संभव ही नहीं। कैसे, जो 15 नहीं, 14 तक ही है, 15 नहीं है, तो 18 कहां से होगा। तो यहां पर अतः r बराबर देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, ये लिख दीजिए 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ओके, इसने क्या पूछा था, a से a का संबंध r लिखिए। भाई साहब, हमने a से a का संबंध r लिख लिया। ओके, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर, तो भाई r का प्रांत देख लीजिए, देखो जरा देखो क्या होगा, r का प्रांत 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके ओके, r का परिसर, परिसर देखिए भैया, परिसर क्या होगा, परिसर वही y घटक 3 6 9 12 3 6 9 12 और सह प्रांत इधर लिख देते हैं। सह प्रांत होगा ये खुद a, और a का मान लिख दीजिए 1 से लेकर 14 तक। ये भैया आपका पहला क्वेश्चन था भैया, है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फिर बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, पढ़िए जरा, यहीं पर सॉल्यूशन करेंगे सबका, है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर तक लिख लेते हैं भैया, यहां थोड़ा ठीक रहेगा, और जगह मिल गई अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, कैपिटल N। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r हमें दे रखा है x y, और संबंध हमें दे रखा है y इक्वल टू x प्लस 5। मतलब x में 5 जोड़ने पर y का मान प्राप्त होता है। संख्या x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है भैया। 4 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3, बस किस्सा खत्म। ओके, एक प्राकृत संख्या है, x और y दोनों ही n में से आनी चाहिए। ठीक है भाई, द्वारा एक संबंध r द्वारा परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। देखिए भैया क्या है, यहां हमें दे रखा है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर ऑफ 2। ओके, y हमें दे रखा है x प्लस 5। क्या दे रखा है, वैसे तो हमें यहां से शुरुआत करनी होती है क्वेश्चन की, r बराबर x y इक्वल टू x प्लस 5 और x
संख्या 4 से एक छोटी संख्या है और वो भी कैसी लेनी है, दोनों ही प्राकृत संख्या है। ओके, तो 4 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है भैया, 1 2 3। ओके, तो x बराबर 1 पर देखिए y बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6, अतः 1 का संबंध किससे होगा भैया, 6 से। ओके, सॉरी यहां पर लिखिए r। x बराबर 2 पर y का मान क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 बराबर 7, अतः 2 7 का संबंध r से होगा। ओके, x बराबर 3 पर y का मान 3 प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा, अतः 3 8 भी r का अवयव हो जाएगा। अब क्या कह रहा है ये कि x का मान 4 से छोटा लेना है, 4 तक ही नहीं पहुंचना, तो अतः r बराबर अपने पास आ जाएंगे कौन कौन से अवयव, 1 6 2 7 और 3 8। ओके, अच्छा और भाई क्या पूछा है इसने, इस संबंध को रोस्टर रूप में, ये भाई रोस्टर रूप ही है। ओके, इसके प्रांत और परिसर, तो r का प्रांत क्या हो जाएगा, r का प्रांत 1 2 3 और r का परिसर क्या हो जाएगा, 6 7 8। ओके, ये हो जाएंगे भाई इसके प्रांत और परिसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ए हमें दे रखा है 1 2 3 5 और बी हमें दे रखा है 4 6 9। ओके, ए से बी में एक संबंध आर हमें दे रखा है एक्स वाई, और एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स ए में से लेना है और वाई बी में से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें आर दे रखा है एक्स वाई और एक्स वाई का अंतर विषम है। अब वो अंतर विषम केवल ऐसे नहीं लेना कि पॉजिटिव ही हो, अंतर विषम लेना है। चाहे x और y का अंतर आए, चाहे y और x का आए, 1 और 2 का अंतर 1 आए या 2 और 1 का अंतर 1 आए, 1 और 4 का अंतर 3 आए या 3 और 1 का अंतर 4 आए, उससे सॉरी 4 और 1 का अंतर 3 आए, 1 और 4 का 3 या 4 और 1 का 3, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अंतर विषम आना चाहिए कुल मिलाकर। x a में से लेना है और y b में से लेना है। तो देखिए भाई, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि दो सम संख्याओं का अंतर सम होता है, दो विषम संख्याओं का अंतर भी सम होता है। ठीक है, दो सम संख्याओं का अंतर सम और दो विषम संख्याओं का अंतर भी सम। तो हमें क्या चाहिए, विषम। तो हमें क्या करना होगा, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, क्योंकि एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर क्या होता है, विषम होता है। या फिर ऐसे बोलें कि विषम और सम, यस सम और विषम, है ना, जो भी है, पहले आगे पीछे कैसे बोल लो, लेकिन एक सम लेनी है, एक विषम लेनी है। तो एक का अंतर 4 से करेंगे तो इनका अंतर 3 आएगा, 1 4 और एक का 6 से, एक का 6 से, एक का 9 से अंतर 8 आएगा, तो इसको लेना नहीं है। 2 का 4 से अंतर 2 आएगा, ये भी नहीं लेना। अब 2 का 6 से 4 आएगा, वो भी नहीं लेना। 2 का 9 से 7 आएगा। ठीक है, तो 2 का किससे आएगा, 2 का 9 से आएगा। ओके, 1 का 4 से आ गया, 6 से आ गया, 9 से नहीं लेना। 2 का 4 से नहीं लेना, 6 से नहीं लेना, 9 से आ गया। 3 का 4 के साथ अंतर 3 4, क्योंकि इनका अंतर 1 है, और 3 का 6 के साथ अंतर 3 6। 3 का 9 के साथ नहीं लेना, क्योंकि इनका अंतर 6 है। अब 5 का 4 के साथ 1 है, तो 5 4। ओके, और 5 का 9 के 6 के साथ 1, और 5 का 9 के साथ नहीं लेना, क्योंकि इनका अंतर 4 है। अब और क्या पूछा है इसने, आर को रोस्टर रूप में लिखिए, बस क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए भैया, क्या है, निम्न आकृति में, ये आकृति ये दे रखी है, P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ठीक है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए पहले इस आकृति को सही से समझ लीजिए भैया। इसमें से तो क्या लेंगे,
यहां से यहां तीर का चिन्ह जा रहा है, मतलब ये तो x की वैल्यू होंगे, ये y की वैल्यू होंगे। तो दोनों में देख लीजिए गौर से, 5 और 3, 6 और 4, 7 और 5, इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। इन दोनों में भी 2 का, इन दोनों में भी 2 का। ठीक है, तो r x y। ठीक, अब देखिए आगे, x और y में 2 का अंतर है, जिनमें से बड़ा कौन सा है? x है। मतलब x में दो घटाएंगे तो y आएगा, x में से 2 घटाएंगे तो y आएगा। तो y बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? x माइनस 2। x कहां से लेना है? p से लेना है, और y कहां से लेना है? q से लेना है। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। बस खत्म क्वेश्चन, समुच्चय निर्माण रूप। अब और जो पूछ रहा है वो और लिख लीजिए, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप देखिए भैया, इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? इनको ऐसे कैसे लिख दीजिए, 5 3 6 4 7 5, बस 5 3 6 4 7 5। ओके, ये रोस्टर रूप। और क्या पूछा है? प्रांत और परिसर। आर का प्रांत 5 6 7 और आर का परिसर क्या है? 3 4 5। ओके, ये इसका परिसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। मान लीजिए, मान लिया, वही कह रहा है तो मानना पड़ेगा। a बराबर 1 2 3 4 6। अब मान लीजिए, और फिर से मान लीजिए, मान लेंगे भाई, जितनी बार भी कहेगा मान लेंगे। आर ए पर ए बी के रूप में क्रमित युग्म में ए और बी दोनों ही ए में से लेने हैं। ठीक, आर बराबर हमें दे रखा है ए बी दोनों ही किस में से लेने हैं? ए में से लेने हैं। ओके, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। ए बी को यथावत विभाजित करती है। ओके, अब यथावत विभाजित करने का मतलब क्या होता है? कि पूरी तरह से। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब है कि पूरी तरह से विभाजित करती है। अब भाई साहब, ए इसमें से लेना है, बी भी इसी में से लेना है, तो एक है ना, एक सबसे पहले लें तो एक तो है ना सभी को विभाजित करती है, सीधी सी बात है। तो एक का तो सभी के साथ बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। ठीक, अब 2 भाई, कोई भी संख्या है ना खुद को तो विभाजित करती है, तो बिना सोचे समझे ये तो लिख दो। अब 4 3 को करेगी नहीं, 4 को करेगी, 6 को करेगी। 2 का 4 में पूरी तरह से भाग जाता है और 6 में भी पूरी तरह से भाग जाता है। 3 का 3 में तो जाएगा ही, और 4 में जाता नहीं है, 6 में जाएगा। ठीक है, 4 का 4 में ही जाएगा, 6 में पूरी बार नहीं जाता, और 6 का 6 में ही जाएगा, और तो कोई संख्या ही नहीं है। ये हो गई भाई अपने पास आर का एक संबंध। आर को रोस्टर रूप में लिख लिया। आर का प्रांत, आर का प्रांत, और देख लीजिए भैया आर का प्रांत क्या है? ये जो प्रथम घटक है, एक्स घटक, उनको लिख लीजिए। तो एक भाई एक बार ही लिखा जाता है, आपको पता है, 2 3 4 6, 2 3 4 6। ओके, और क्या पूछा है? आर का परिसर। आर का परिसर भी देख लीजिए भैया। आर का परिसर क्या हो जाएगा? द्वितीय घटक 1 2 3 4 6 वही हो जाएंगे, इनमें भी वही पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 6, ये आर का परिसर हो जाएगा। तो भाई ये थे क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन। अब आगे पढ़ते हैं, और अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9, इतने क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास आर हमें दे रखा है x प्लस 5, और x किस में से लेना? 0 1 2 3 4 5 में से। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, x तो हमें लेना है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। x तो हमें लेना है किस में से? 0 1 2 3 4 5 में से। ओके, अब हम जानते हैं कि किसी भी क्रमित युग्म के जो x घटक होते हैं उनका समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। तो सीधी सी बात है, इसका प्रांत तो यही हो जाएगा। ओके,
अब परिसर की बात करते हैं, तब x बराबर 1 पर ये एक तरह से क्या होता है, y होता है, ये क्या होता है, y होता है। तो ठीक है, तो 0 प्लस x बराबर 0 पर देखिए, पहले 0 भी है इसमें, 0 प्लस 5, ओके, तो क्या आ जाएगा 5, x बराबर 1 पर y बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6, x बराबर 2 पर y बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 बराबर 7, x बराबर 3 पर y बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 बराबर 8, x बराबर 4 पर y बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 बराबर 9, और x बराबर 5 पर y बराबर 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 10। ओके, तो देखिए r बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, जब x का मान 0 रखा तो y का मान 5, 1 रखा तो 6, तो क्या आ जाएगा 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10, ये अपने पास r आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके प्रांत और परिसर, तो r का प्रांत वही आ गया, देख लो, है ना, वही x 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और परिसर r का परिसर क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, पढ़ने के कोई पैसे नहीं है, पढ़िए, देखिए, गौर से देखिए और पढ़ के हल कीजिए, सीधी सी बात तो ये है। ओके, हल करना है। संबंध r हमें दे रखा है x क्यूब, ठीक, तो x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, r हमें दे रखा है x क्यूब, ओके, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ओके, अब देखिए 10 से कम अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी होती हैं, 2 3 और 5, है ना, 2 3 5 7। ठीक, तो ये तो हो गया x का मान। ओके, x हमें किस में से लेना है, 2 3 5 7। ओके, और ये क्या है, y का मान, तो x बराबर 2 पर y बराबर क्या होगा, 2 का क्यूब। ओके, x का क्यूब दे रखा हमें, 2 का क्यूब बराबर 8, x बराबर 3 पर y बराबर 3 का क्यूब, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 27, x बराबर 5 पर y बराबर 5 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 125, और x बराबर 7 पर y बराबर 7 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 49, 49 को 3 से और गुणा कर लीजिए, 49 गुणा 3, सॉरी 7 से, तो कितना हो जाएगा 63, 7 चौ 28 से 34, 343। इसलिए r बराबर अपने पास आ जाएगा भाई 2 का संबंध 8 से, 3 का संबंध 27 से, 5 का 125 से, और 7 का 343 343 से। ओके, और क्या पूछा था इसने, r को रोस्टर रूप में लिख लिया, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्या कह रहा है 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। मान लीजिए a बराबर हमें दे रखा है x y z और b बराबर 1 2, तो a से b के संबंधों की संख्या है। ये देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, a हमें दे रखा है x y z। ओके, अब सीधी सी बात है, संबंधों की संख्या पूछिए तो इनमें संख्या से मतलब है na बराबर 3 है, और b हमें दे रखा है 1 2,
तो एन बी हमें क्या दे रखा है 2। ओके, अच्छा अब क्या कह रहा है, ए से बी में संबंधों की संख्या। तो भाई ए से बी में संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के अवयवों, ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, वो 6 होंगे, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर। ठीक, तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6। इसलिए ए से बी के संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर 6। बस, क्योंकि 2 की पावर n होता है, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए, क्या कह रहा है। मान लीजिए कि आर जेड पर, आर हमें दे रखा है ए बी दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, और ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ठीक है, हमें संबंध दे रखा है ए माइनस बी एक पूर्णांक है। आर दे रखा है ए बी, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, और ए और बी दोनों को भी पूर्णांक मान रखा है। तो क्या पूछा इसने, द्वारा परिभाषित एक संबंध आर के प्रांत और परिसर। अरे तो भाई ए और बी, ये ए और बी इनका समुच्चय तो प्रांत और परिसर होता है। ए के ये प्रथम घटक है, उनका समुच्चय तो प्रांत, और द्वितीय घटक उनका परिसर। तो और वो दोनों ही क्या है, पूर्णांक है बस। और दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक होता है, तो ए माइनस बी अपने आप ही पूर्णांक हो जाएगा। तो आर का प्रांत क्या होता है, ए के घटकों का समुच्चय। ए क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक बस। और आर का परिसर बी क्या है, पूर्णांक बस, वो भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक बस। ओके, तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब अपनी हो चुकी है एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, कोई दिक्कत हो किसी एग्जाम्पल में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे पिछली एक्सरसाइज मतलब 2.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पिछली वाली क्लास आप वहां से देख सकते हैं। ओके, और बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।